समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उनकी टीम ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में फंसाकर 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची थी। महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े भारतीय राजस्व सेवा IRS के 2008 बैच के अधिकारी हैं। IRS अधिकारी का काम विकास, सुरक्षा और शासन के लिए राजस्व का संग्रह करना होता है। यह अधिकारी भारत सरकार के कार्य करने वाले प्रभागों की सिविल सेवा के एक शीर्ष क्रम अधिकारी होते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। इनका मुख्य काम क्षेत्र में कर टैक्स लगाना और एकत्र करना होता है, जानबूझकर चोरी करने वालों पर कार्रवाई करवाना और कर प्रशासकों के रूप में चोरी की जाँच करना। समीर वानखेड़े पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। अधिकारी समीर वानखेड़े समेत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के कुछ अफसरों के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की है। दरअसल ये पूरा मामला पहले दिन से ही संदिग्ध बना हुआ था। आर्यन खान की गिरफ्तारी से लेकर क्लीन चिट मिलने तक इस कहानी में कई उतार चढ़ाव आए और कई किरदार भी आए। आगे की कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये समीर वानखेड़े है कौन। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े भारतीय राजस्व सेवा IRS 2008 बैच के ऑफिसर हैं। IRS बन जाने के बाद उनकी पहली तैनाती मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के दौर पर हुई थी। उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े भी पुलिस अधिकारी रह चुके थे। डिपार्टमेंट में समीर वानखेड़े की छवि एक तेज तर्रार ऑफिसर की रही है। NCB में समीर वानखेड़े की तैनाती के दौरान करीब 17,000 करोड़ रुपए की नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया था। वो भी पता नहीं कैसे, क्योंकि समीर वानखेड़े का विवादों से पुराना नाता रहा है। समीर वानखेड़े का नाम यूं तो सुशांत सिंह राजपूत केस के दौरान भी खूब सुर्खियों में रह चुका था। इसके अलावा समीर वानखेड़े उस वक्त चर्चाओं में आए थे जब एक बार उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के विदेश से लौटने पर ज्यादा सामान होने के नाम पर 1.5 लाख का जुर्माना किया था। ऐसे ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भी समीर वानखेड़े ने एयरपोर्ट पर रोक लिया था और कस्टम ड्यूटी वसूलने के बाद ही ट्रॉफी को बाहर जाने दिया। आर्यन खान को अपनी साजिश में फंसाने के चक्कर में समीर वानखेड़े खुद ही फंस गए। आर्यन और उनके परिवार के लिए वो बेहद मुश्किल वक्त था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आर्यन खान के साथ क्या क्या हुआ था। 2 अक्टूबर NCB ने मुंबई से गोवा जा रहे कोर्डिलिया क्रूज शिप पर छापेमारी की। NCB के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि शिप पर रेव पार्टी होने वाली है। रेव पार्टी मतलब नृत्य पार्टियां होती हैं जिनमें तेज तर्रार दोहराए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संगीत और साथ साथ में चलने वाले लाइट शो किए जाते हैं। पार्टी शुरू होने से पहले ही NCB ने क्रूज से अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट समेत 8 लोगों को पकड़ लिया। 2 अक्टूबर की पूरी रात आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को हिरासत में रखा गया। 3 अक्टूबर अगले दिन NCB ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके बाद तीनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को एक दिन के लिए NCB की कस्टडी में भेज दिया। 4 अक्टूबर एक दिन की मियाद पूरी होने के बाद आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दोबारा पेश किया गया, जहां NCB ने आर्यन के फोन से ड्रग चैट और इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के सबूत मिलने का दावा किया। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया। 7 अक्टूबर कोर्ट ने आर्यन और बाकियों की कस्टडी NCB को देने से इनकार कर दिया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। इसी दिन आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में भेजा गया। दूसरी तरफ आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने उनकी जमानत की अर्जी डाली। 8 अक्टूबर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज की। फिर इसके बाद उनके वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। 9 अक्टूबर आर्यन खान की जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां आर्यन के वकील ने दलील देते हुए कहा कि NCB को आर्यन के पास कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। इस बात को NCB ने भी बाद में स्वीकार किया था। 11 अक्टूबर आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने NCB को 13 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। 13 अक्टूबर मुंबई सेशन कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर 14 अक्टूबर तक फैसला स्थगित कर दिया गया। 14 अक्टूबर मुंबई सेशन कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत पर सुनवाई पूरी की और
अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा। 20 अक्टूबर मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज की। तीनों आरोपियों के वकील ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमानत की अर्जी दाखिल किया। 21 अक्टूबर पहली बार शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड की जेल पहुंचे। दोनों के बीच तकरीबन 18 मिनट तक बातचीत हुई। यह मुलाकात काफी इमोशनल थी। बताया गया कि आर्यन पिता शाहरुख से बात करते हुए रो पड़े थे। दोनों ने इंटरकॉम पर बातचीत की थी। उनके बीच शीशे की दीवार और ग्रिल भी थी। 25 अक्टूबर सुपरस्टार शाहरुख खान के बाद उनकी पत्नी गौरी खान अपने बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड की जेल पहुंची। 26 अक्टूबर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत पर लगातार 3 दिन की सुनवाई हुई। आर्यन खान का केस वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने लड़ा। 28 अक्टूबर आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिलने की वजह से तीनों को जेल से बाहर आने में 2 दिन का समय लगा। 30 अक्टूबर आखिरकार आर्यन खान के रिहा होने का वक्त आया। शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि उन्हें लेने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंचे। जब वो लोग मन्नत पहुंचे तो बाहर मौजूद फैंस ने आर्यन का ढोल बजाकर जोरदार स्वागत किया। एनसीबी का दलाल था किरण गोसावी। मुंबई में क्रूज ड्रग मामले को लेकर 2 और 3 अक्टूबर की रात मुंबई के गलियारों में जो कुछ हुआ था उसका तकरीबन पूरा का पूरा सच एसआईटी और विजिलेंस जांच में खुलकर सामने आ चुका था। मुंबई पुलिस की स्पेशल इंक्वायरी टीम यानी एसआईटी ने इस सिलसिले में किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रह चुके प्रभाकर सैल समेत कई गवाहों से पूछताछ की थी और इस पूरे केस की सच्चाई यही है कि उस क्रूज ड्रग्स केस का गवाह नंबर 1 केपी गोसावी ही था, जो एनसीबी अफसर बनकर आर्यन खान को इस मामले से निकालने के लिए शाहरुख के मैनेजर पूजा ददलानी से करोड़ों रुपए वसूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एन मौके पर आर्यन खान के साथ ली गई उसकी एक सेल्फी ने उसकी पोल खोल कर रख दी और इसी के साथ वसूली का पूरा प्लान औंधे मुंह नीचे गिर गया। किरण गोस्वामी ने पूजा ददलानी से मुलाकात की थी और उस दौरान न सिर्फ अपने साथ आर्यन की लेटेस्ट तस्वीर उन्हें सबूत के तौर पर दिखाई थी और इससे पहले उसने फोन पर आर्यन और पूजा की बात भी करवाई थी ताकि पूजा ददलानी को उस पर पूरा यकीन हो जाए और वसूली का रास्ता साफ हो जाए। सैम डिसूजा भी इस कहानी में एक किरदार है। सच कहा जाए तो वसूली के इस गेम में फेल होने के सबसे बड़ी वजह यह थी, यहीं से किरण गोसावी मुंबई पुलिस की नजरों में आ गया था। मुंबई पुलिस ने उसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि पुणे में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का एक पुराना मामला था जिसमें वो गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका था। वसूली के बड़े गेम में बेनकाब होने का साइड इफेक्ट ये था, इस मामले में कई किरदार जिन पर इस गेम में शामिल होने का इल्जाम था वो खुद ही आपस में भिड़ गए थे। पुलिस की नजरों में आए सैम डिसूजा ने इस मामले में किरण गोसावी, सुनील पाटिल और प्रभाकर सैल पर पूरी साजिश रचने और उन्हें फंसाने का इल्जाम लगाया था। इधर इन सब के बीच मुंबई पुलिस के साथ साथ एनसीबी की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही थी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने वसूली के इल्जामों को मद्देनजर 2 दिनों तक गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सैल से लंबी पूछताछ की थी। इस दौरान उसने एनसीबी को बताया कि कैसे किरण गोसावी पूजा ददलानी से 18 करोड़ वसूल कर 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना था। समीर वानखेड़े पर आरोप, दरअसल आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। इसी के चलते एनसीबी ने समीर वानखेड़े समेत उनके कुछ अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच बैठाई थी। उसी विजिलेंस जांच की रिपोर्ट के आधार पर अब सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत उन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिससे इस बात का खुलासा भी हुआ कि आर्यन को ड्रग्स के मामले में फंसाकर उनके परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की प्लानिंग की गई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कितने किरदारों के बीच ये पूरा केस घूम रहा था। इन किरदारों में खुद आर्यन खान तो थे ही, आर्यन के अलावा पूजा ददलानी, चिक्की पांड्या, गोसावी, प्रभाकर सैल, सैम डिसूजा, सुनील पाटिल, मनीष भानुशाली, मोहित कंबोज, विजय पधारे, कौशिफ खान, रंजीत सिंह, बृंदा मयूर गुले और असलम शेख जैसे लोग शामिल हैं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।